नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसे कि बोर्ड में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि हमारा आज का टॉपिक फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर है। तो जो बोर्ड में लिखा गया है उसको बाद में मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये फोरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है। फोरफीचर ऑफ शेयर का सिंपल मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, राइट। जब शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं तो उसे फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। अभी शेयर कब कैंसिल किए जाते हैं? बहुत सिंपल है। अगर कोई शेयर होल्डर लगातार कॉल्स इन एरियर कर रहा है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में पता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी कॉल्स इन एरियर को, है ना। तो अब अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर कर रहा है और कंपनी कि लगातार 3 लीगल नोटिसेस मिलने के बाद भी अपना जो कॉल्स इन एरियर का पेंडिंग अमाउंट है उसे नहीं भेज रहा है, तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी उसको अलॉट किए हुए शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, जिसे फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है, राइट। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा। जब भी किसी शेयर होल्डर्स को जो शेयर अलॉट किए हुए होते हैं उसका कॉल्स इन एरियर करने की वजह से लगातार 3 लीगल नोटिसेस भेजे जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर जो पहले से कॉल्स इन एरियर कर रहा था वो अगर 3 लीगल नोटिसेस भेजने के बाद भी अपना पेंडिंग पैसा नहीं भेजता है, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर दे, जिसे फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है और यहां मैं एक और चीज आपको बता देना चाहूंगा। अपनी हर वीडियो में मैं इश्यू ऑफ शेयर्स को जो एग्जांपल्स लेता हूं वो हमेशा इश्यूड एट पार की ही ले रहा हूं, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो आप इसको समझने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद हम जब आपका एक अच्छा रूटीन बन जाएगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी बेसिक एंट्रीज को लेकर, फिर हम प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ इन केसेस को डील करेंगे। इसीलिए मैंने आज के एग्जांपल में भी बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच और इशूड एट पार। और वो अमाउंट किस तरीके से मंगवाया गया है? 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम, 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम और 2 रुपए सेकेंड कॉल के टाइम, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल अगर उन्होंने लिखा है बट बताया नहीं है कि फाइनल कॉल में कितना, तो ये अंडरस्टूड है कि ये शेयर पार पे इश्यू किए गए थे। और जब कोई शेयर पार पे इश्यू किए जाते हैं तो जितनी फेस वैल्यू होती है उतना ही मंगवाया जाता है, ना कम या ना ज्यादा। तो अगर कंपनी ने सेकंड कॉल तक 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकंड कॉल तक अगर 8 रुपए मंगवा लिए हैं तो डेफिनेटली फाइनल कॉल के सिर्फ 2 रुपए ही पेंडिंग हैं। तो अगर उन्होंने नहीं भी बताया कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल बोला हुआ है, बताया नहीं कितना, तो अंडरस्टूड है 2 रुपए, तो फाइनल कॉल के भी यहां पे 2 रुपए ही हैं। ओके, राइट। और उसके बाद चलो ये कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, जिसमें से सेकंड कॉल तक कंपनी ने 8 रुपए मंगवा लिए हैं, फाइनल कॉल के 2 रुपए अभी तक नहीं मंगवाए। तो आगे क्या हुआ? आगे मिस्टर एक्स हु हैज बीन अलॉटेड 500 शेयर्स, तो यहां पे एक मिस्टर एक्स है जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे। उस बंदे ने मना कर दिया, डिड नॉट पे हिज फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो यहां मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे उसने अपनी ना तो फर्स्ट कॉल दी ना उसने सेकंड कॉल दी। यानी अगर देखें तो एप्लीकेशन का पैसा मिस्टर एक्स ने दिया, अलॉटमेंट का भी मिस्टर एक्स ने दिया, बट उसने ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना ही सेकंड कॉल का पैसा दिया, और फाइनल कॉल तो कंपनी ने अभी तक मंगवाई ही नहीं। इट इज नॉट येट बीन कॉल्ड, राइट। तो सिचुएशन आपके सामने है, स्पष्ट है कि मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे उसने एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया, अलॉटमेंट का भी भेज दिया,
बट जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मंगवाई गई तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, या उसने दिया नहीं। अब इसके बाद फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई नहीं, उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया, उसको कंपनी ने मिस्टर एक्स को 3 लीगल नोटिस भेजे गए सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद, और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं, सेकंड कॉल का पैसा भी उसका नहीं आया। तो उसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाने से पहले ही मिस्टर एक्स को 3 लीगल नोटिस भेजे कि आपकी 2 कॉल्स का पैसा पेंडिंग है, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी, आप प्लीज भेज दें। बट वो 3 लीगल नोटिस मिलने के बाद भी मिस्टर एक्स ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया, यानी उसने अभी भी नोटिस मिलने के बाद भी उसने अपना कॉल्स इन एरियर का पेंडिंग अमाउंट नहीं दिया। तो फाइनली कंपनी के पास ये राइट था, जैसे मैंने पहले बताया था, जब कोई शेयर होल्डर्स लीगल नोटिस मिलने के बाद भी अपने शेयर्स पे कोई पेंडिंग पैसा नहीं भेजता तो उसके शेयर्स को कैंसिल करने का कंपनी के पास राइट होता है। तो मिस्टर एक्स के साथ यही किया गया। जैसे ही उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भेजने से बिल्कुल मना कर दिया और 3 लीगल नोटिस मिलने के बाद भी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो कंपनी ने फाइनली उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। दिस इज द होल सिचुएशन, राइट। अब इसकी जर्नलाइजिंग के प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपको जब भी कभी अकाउंटिंग करनी है, अपनी पोजीशन को पहले डिफाइन करना है कि आप एक अकाउंटेंट हैं कंपनी के और शेयर होल्डर्स ऑपोजिट एंटिटी हैं टू द कंपनी। यानी कोई भी लेन देन आपकी कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में भी होगा तो वो भी आप एज एन अकाउंटेंट कंपनी की बुक्स में उसको रिकॉर्ड करोगे, जैसा आप जर्नलाइजिंग में करते हो, राइट। अब यहाँ पे भी अब एज एन अकाउंटेंट आपका रोल है कि जो कुछ भी हुआ है उसे आपने सबसे फर्स्ट जर्नलाइज करना है, राइट। अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि इश्यू वाली जो एंट्रीज हैं वो मेरी पिछली वीडियोस में आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ भी एट पार पे ही एग्जांपल लिया है। तो आप वो पिछली वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि जो कॉल्स ड्यू की गई हैं उन कॉल्स से रिलेटेड एंट्रीज आपको कैसे बनानी है। मैं यहाँ पे सिर्फ सीधा स्टार्ट करूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी जब शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं उस टाइम पे एज एन अकाउंटेंट आपको कैसे जर्नलाइज करना है या क्या जर्नल एंट्रीज आपको उस टाइम पे बनानी है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन को एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। एक कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर, यानी आप कंपनी के अकाउंटेंट है, कंपनी के साथ बैठे, मुझे आप शेयर होल्डर मान के चलिए। अब आपकी कंपनी ने 10,000 शेयर मुझे इश्यू किए हैं, राइट। और मुझसे कहा गया है कि आपने 10 रुपए फेस वैल्यू है, आपने सिर्फ 8 रुपए अभी भेजने हैं। और भेजने कैसे हैं? 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकंड कॉल। फाइनल कॉल के जो 2 रुपए रह गए वो अभी कंपनी ने किसी से भी नहीं मंगवाए। अब मैंने क्या किया, मैं मिस्टर एक्स था से जितने शेयर होल्डर्स को आपने शेयर इश्यू किए हैं उसमें से मैं मिस्टर एक्स हूं। मुझे आपकी कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे। मैंने आपकी कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया, यानी 2 रुपए मैंने अपने 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का भी भेज दिया। मैंने आपको 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का भी भेज दिया। और जब फर्स्ट कॉल की बात आई तो मैंने कॉल इन एरियर कर दिया, यानी मैंने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को नहीं भेजा जहां आप एज एन अकाउंटेंट बैठे हैं। अपनी पोजीशन को थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। जब आपकी कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू की, यानी कि एज एन अकाउंटेंट आपने सेकंड कॉल ड्यू की और मैंने सेकंड कॉल भी देने से मना कर दिया। इसके बाद फाइनल कॉल आपने ड्यू नहीं की है अभी तक। अब आपने मुझे, मेरी 2 कॉल्स पेंडिंग होगी, ना मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ना मैंने सेकंड कॉल का पैसा दिया। आपकी कंपनी ने मुझे 3 लीगल नोटिस भेजे और मैंने लीगल नोटिस मिलने के बाद भी आपको पेंडिंग अमाउंट नहीं दिया। तो आपकी कंपनी ने फाइनली मेरे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर? अब एज एन अकाउंटेंट आप इसको कैसे जर्नलाइज करेंगे वो आप यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको याद हो या पिछले वीडियोस में आप थोड़ी सी मदद ले सकते हैं, उसमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन अकाउंटेंट जब भी कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है और जितना पैसा उससे लिया जाता है, जितना पैसा कंपनी शेयर होल्डर से लेती है, डेफिनेटली कंपनी ने वो पैसा वापस भी करना होता है, राइट। तो इसलिए जो शेयर्स कंपनी इशू करती है और उन शेयर्स पे जितना पैसा लिया जाता है उतनी बुक में लायबिलिटी क्रिएट की जाती है। और आपको पता है, अगर आपको पिछली वीडियोस में समझ आया होगा, तो जितना पैसा कंपनी ने लिया होता है वो वापस भी करना होता है। इसलिए एज एन अकाउंटेंट आप शेयर्स जो इश्यू किए गए होते हैं उन पे जितना पैसा लिया होता है उस हिसाब से आप बुक में लायबिलिटी क्रिएट करते हो शेयर कैपिटल के नाम से। जब भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो शेयर कैपिटल के नाम से क्रिएट होती है बुक में। इतना अगर आपको याद है। अब आप देखिए हो क्या रहा है। ये भी आपको पता है कि जब लायबिलिटी क्रिएट की जाती है तो जैसे ही कोई कॉल ड्यू की जाती है वैसे ही लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, चाहे बाद में पैसा ना भी मिले। आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे शायद। लाइक आपने सेकंड कॉल जब ड्यू की होगी तो आपने सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, या फर्स्ट कॉल से ले लेते हैं, जब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की होगी तो आपने एंट्री बनाई होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे आप जब पैसा मिल रहा होगा उस समय आपने एंट्री बनाई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यही आप एंट्रीज बनाते हो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है और जब वो मिल जाती है, राइट। इसी तरीके से सेकंड कॉल को आपने ड्यू किया होगा और वो मिली होगी, है ना। फाइनल कॉल अभी तक ड्यू नहीं की गई है। तो यहां समझने वाली बात यह है, लायबिलिटी हमेशा क्रिएट होती है। और लायबिलिटी कब क्रिएट हो जाती है? क्या जब पैसे मिलते हैं तब लायबिलिटी क्रिएट होती है? नो, जब कॉल ड्यू होती है उसी समय लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एज एन अकाउंटेंट आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब कर देते हो? जब आप कॉल को ड्यू करते हो। तो यहां पे कौन सी कॉल तक कॉल ड्यू हो चुकी है? यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कॉल नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी तक फाइनल कॉल नहीं मंगवाई गई है, तो इसका मतलब उससे पहले मंगवा लिया गया है। यानी सेकंड कॉल तक कंपनी ने कॉल्स को मंगवा लिया है, यानी सेकंड कॉल तक कॉल एज एन अकाउंटेंट आपने सेकंड कॉल मंगवा ली है, तो डेफिनेटली सेकंड कॉल ड्यू हो चुकी है। और जब सेकंड कॉल ड्यू हो गई है तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो लायबिलिटी अभी तक जो शेयर कैपिटल के नाम से आपने बुक में जो लायबिलिटी क्रिएट की है वो कितनी है? 8 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर्स पे? जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं। अगर यहां मिस्टर एक्स की ही बात की जाए, बाकी हमको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें फॉरफीट शेयर जो फॉरफीट करने हैं वो मिस्टर एक्स के करने हैं, तो बेहतर होगा मिस्टर एक्स को ही लेके चले। तो मिस्टर एक्स की अगर बात की जाए तो मिस्टर एक्स को 500 शेयर अलॉटेड हैं और उन 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं, बट सेकंड कॉल तक मंगवा लिया गया है। तो डेफिनेटली अगर उन 500 शेयर्स पे जो मिस्टर एक्स को अलॉटेड हैं उन पे अगर सेकंड कॉल तक ड्यू हो चुका है तो इसका मतलब बुक में उन 500 शेयर्स पे शेयर कैपिटल के नाम से लायबिलिटी भी क्रिएट हो चुकी है 8 रुपए की। 2 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए सेकंड कॉल, क्योंकि ड्यू हो चुकी है। बेशक यहाँ पे मिस्टर एक्स ना तो फर्स्ट कॉल दे रहा है ना सेकंड कॉल दे रहा है, बट आपको पता है कि जो पैसा मिलता है वो अगली कॉल में मिलता है। पहले कॉल ड्यू की जाती है लायबिलिटी, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट तभी कर दिया जाता है जब कॉल ड्यू किया जाता है। तो यहां पे आपको पता, और जब शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, यानी जब भी कभी लायबिलिटी क्रिएट की जाती है शेयर कैपिटल के नाम से, वो हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से होती है। और यहां पे तो आपको पता है इशूड एट पार था, कोई ज्यादा यानी प्रीमियम और डिस्काउंट की बात है ही नहीं। तो 8 रुपए तक अगर कॉल ड्यू हो चुकी है तो 8 के 8 रुपए रिलेटेड टू फेस वैल्यू ही हैं। तो यहां मिस्टर एक्स की अगर बात करें तो मिस्टर एक्स के हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर एक्स के 500 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है शेयर कैपिटल के नाम से।
राइट, है ना। अब आप एज एन अकाउंटेंट फॉर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री, जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पोजीशन, आप कंपनी के अकाउंटेंट है, मैं मिस्टर एक्स हूं जिसके 500 शेयर्स, जिसको 500 शेयर अलॉटेड है और मुझसे 8 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाया गया है, जिसमें से मैं 4 रुपए नहीं दे रहा, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए सेकंड कॉल के। दिस इज द होल सिचुएशन। अब जब भी कभी शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो एज एन अकाउंटेंट आप एक बात बताइए, जिस शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल किया जाएगा, तो शेयर को कैंसिल करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी कंपनी किसी शेयर होल्डर्स को शेयर को कैंसिल किया जाता है तो इसका मतलब पहला काम ये होता है अब उसको एक भी रुपया वापस नहीं करना है। जिस शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल किए जाते हैं उसको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाता, राइट। एक ये, और दूसरी चीज, अब जिस बंदे के, जिस शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल किया जाएगा, अब उस शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी क्रिएट की गई होगी बुक में, सबसे पहले उसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि जिस बंदे के शेयर ही कैंसिल हो गए उस बंदे की काहे की लायबिलिटी, कंपनी के सिर पे आपको, जिस बंदे, अब मिस्टर एक्स के अगर शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स के प्रति अब कंपनी की कोई भी देनदारी नहीं बचेगी जब उसके शेयर कैंसिल किए जाएंगे। क्लियर। तो इसका मतलब जब भी कभी शेयर्स को कैंसिल किया जाएगा यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर की बात होगी, तो जो पहले जिसके भी शेयर कैंसिल किए जाएंगे उस शेयर होल्डर को जितने शेयर अलॉट किए गए हैं उन शेयर्स पे कितनी लायबिलिटी शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट करी है, सबसे पहले वो खत्म की जाएगी, राइट। और यहां पे हम मिस्टर एक्स के शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। मिस्टर एक्स को 500 शेयर अलॉटेड थे और लायबिलिटी कितने से क्रिएट हुई थी, जितना कॉल्ड अप था। कॉल्ड अप तो 8 रुपए सेकंड कॉल तक था, तो इसका मतलब सबसे पहले ही बुक में ये लायबिलिटी को खत्म किया जाएगा। यानी शेयर और लायबिलिटी किस नाम से क्रिएट होती है, शेयर कैपिटल के नाम से। तो सबसे पहले जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो लायबिलिटी को खत्म किया जाता है, यानी कि आपकी फर्स्ट एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहला काम अकाउंटेंट, जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो पहले शेयर कैपिटल के नाम से जो लायबिलिटी क्रिएट पड़ी होगी उन शेयर्स पे जिनको कैंसिल किया जा रहा है, उन शेयर्स पे जितनी शेयर कैपिटल के नाम से लायबिलिटी क्रिएट होगी सबसे पहले वो लायबिलिटी खत्म होगी। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितना, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, यहां मिस्टर एक्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड, और वो भी किसका, फेस वैल्यू का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जब शेयर फॉरफिट किए जाएंगे तो आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म की जाएगी। किन पे, कितने शेयर्स पे, जितने शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं, राइट। यहां मिस्टर एक्स को अलॉटेड 500 शेयर थे, तो 500 शेयर पे लायबिलिटी खत्म होगी, ठीक है। अब लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय किससे, कॉल्ड अप कितना है, तो मिस्टर एक्स को जो शेयर अलॉटेड थे उन पे टोटल कॉल्ड अप कितना था, सभी शेयर होल्डर से तो पैसा मंगवा लिया था ना, सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं मंगवाया था, तो सभी शेयर होल्डर पे 8 रुपए कॉल्ड अप था, क्योंकि एट पार का केस है, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। और अगर होता भी तो भी हमने जो कॉल्ड अप देखना था वो फेस वैल्यू का ही देखना था, राइट। तो यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कॉल्ड अप, फेस वैल्यू का। तो यहां पे सेकंड कॉल तक कॉल्ड अप था, यानी 8 रुपए तक कॉल्ड अप है, और 8 रुपए फेस वैल्यू के ही हैं, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, राइट। क्योंकि शेयर कैपिटल के नाम से जब भी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो फेस वैल्यू के हिसाब से होती है, और यहां तो वैसे भी पार की बात थी। तो इसका मतलब यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा 500 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया
4,000, राइट। तो जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया, राइट। अब अगली चीज आप क्या करेंगे, आप यहां पे देख लेंगे कॉल्ड अप। ये मेरा पर्सनल एक छोटा सा आपको समझाने का एक तरीका है, इसे आप वर्किंग नोट्स में यूज कर सकते हैं, सिंपल। तो आप सबसे पहले लिखिए कॉल्ड अप, राइट। जैसे कॉल्ड अप कितना है जी, 8 रुपए का कॉल्ड अप है, राइट। इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, उसमें कितना पेड है और कितना नॉट पेड है, क्लियर। अब अगर 8 रुपए के हिसाब से देखें तो मिस्टर एक्स का कितना पेड है, मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन तो दिया था और अलॉटमेंट भी दिया था, यानी उस हिसाब से देखें तो 8 रुपए में से 2 रुपए एप्लीकेशन के और 2 रुपए अलॉटमेंट के, मिस्टर एक्स ने 4 रुपए तो दिए हैं, तो इसका मतलब पेड कितना हो गया, 4 रुपए। और 2 कॉल्स उसने नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, और दोनों कॉल 2 रुपए के हिसाब से थी, तो इसका मतलब 4 रुपए नॉट पेड हो गया। तो पहला प्रोसेस ये छोटा सा करिए वर्किंग नोट्स में, जितना टोटल कॉल्ड अप है उसके 2 पार्ट करिए, कितना पेड है और कितना नॉट पेड है, राइट, वो लिखिए। अब जब भी कभी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल किया जाता है बिकॉज ऑफ कॉल्स इन एरियर, तो सिंपल सा होता है, एक तो लायबिलिटी खत्म की जाती है जो आपने किया, और यहां पे मैंने पहले बताया कि जब भी किसी शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल किया जाता है, फॉरफिट किया जाता है, तो जो वो पैसा दे चुका होता है, जो शेयर होल्डर पैसा दे चुका होता है, वो पैसा उसे रिफंड नहीं किया जाता। तो सोचिए, किसी शेयर होल्डर की आपकी कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर रही है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो रही है पूरी, जितना कॉल्ड अप था, बट उसको पैसा रिफंड 1 रुपया भी नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा रहा। तो सोचिए, एक बंदे से आपने पैसा, आपकी कंपनी ने पैसे लिए, उसको शेयर इशू किए, कुछ टाइम के बाद वो कुछ पेमेंट उसकी पेंडिंग थी, वो नहीं दे रहा, तो आपने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया और उसको पैसा भी रिफंड नहीं किया। तो सोचिए, किसी के शेयर कैंसिल कर दिया और पैसा जो उससे लिया था उसे वापस नहीं किया कंपनी ने, क्या ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे वाली बात है? डेफिनेटली यार, ये आपको भी थोड़ा सा अंदर से आवाज आ रही होगी, यार ये तो कंपनी को फायदा हुआ कि बंदे से पैसे लिए, शेयर कैंसिल कर दिया और रिफंड नहीं किया उसको। दिस इज अ गेन, ये एक फायदा, ये एक गेन है, राइट। बट ये कोई रेगुलर गेन नहीं है, ये एक स्पेशल सिचुएशन में क्रिएट हुआ एक गेन है, राइट। तो इसे एक स्पेशल नाम देना पड़ेगा। तो जितना पैसा जिस बंदे के शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं, उसका जितना पैसा मिल चुका होता है वो रिफंड नहीं किया जाता, वो बीइंग अ गेन, और किसी भी गेन को क्रेडिट करेंगे तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जिसे कहा जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहां पे जो पैसा उसका पेड होगा, यानी टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना, 500 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से तो दिए थे, एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी, तो 2000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और कोई पूछेगा यार ये गेन कौन से नेचर का, इट्स ए कैपिटल गेन, क्योंकि ये रूटीन ट्रांजैक्शन पे होने वाला कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन से कंपनी को कोई फायदा होगा तो वो कैपिटल गेन होगा, राइट। बट उसका टाइटल क्या है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो आप जो एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल चुका है और रिफंड नहीं हो रहा, तो बीइंग अ गेन टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, राइट। और अब आपको पता है, जिस बंदे के शेयर कैंसिल किए जाएंगे उससे रिलेटेड अब कंपनी की बुक में एज एन अकाउंटेंट उस बंदे से रिलेटेड कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, राइट।
जब आपने शेयर को कैंसिल किया, जो उस बंदे से रिलेटेड शेयर कैपिटल के नाम से लायबिलिटी थी वो तो आपने डेबिट करके पूरी क्लोज कर दिया वो अकाउंट, चलो ये तो क्लोज हो गया, और कोई अकाउंट तो नहीं पेंडिंग। तो यहां आपको याद आएगा मिस्टर एक्स को 500 शेयर अलॉटेड थे, उसके शेयर कैंसिल ही क्यों किए गए? क्योंकि उसने 2 कॉल्स का पैसा देने से मना कर दिया, ना उसने बोला फर्स्ट कॉल दूंगा, ना उसने बोला सेकंड कॉल दूंगा, तभी उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और लायबिलिटी खत्म कर रहे हो आप। ठीक है, तो क्या मिस्टर एक्स से रिलेटेड सारे अकाउंट क्लोज हो गए? एक अकाउंट तो आपने क्लोज किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो मिस्टर एक्स का था, वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने 500 शेयर पे 8 के हिसाब से जितना कॉल्ड अप था वो अकाउंट तो क्लोज हो गया, क्योंकि उसके नाम से जो लायबिलिटी बुक में एग्जिस्ट कर रही थी वो आपने खत्म कर दी। कोई और अकाउंट तो डेफिनेटली तब आपको याद आएगा, आप महसूस करोगे यार इस बंदे ने जो पैसे नहीं दिए थे वो मैंने एज एन अकाउंटेंट, जिसका भी पैसा नहीं मिलता था तो मैं एक अलग अकाउंट में डेबिट करता था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स ने भी जो पैसा नहीं दिया होगा वो भी मैंने उसी अकाउंट में डेबिट किया होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, सारे शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिख सकते थे, इसने आपने उसको कॉल्स इन एरियर का टाइटल दे दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट। तो इसका मतलब ये जो कॉल्स इन एरियर डेबिट है किन का है? जो लोग पैसे नहीं भेज रहे। तो इसमें तो मिस्टर एक्स का भी होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ने भी ना फर्स्ट कॉल दी थी ना सेकंड कॉल दी थी, और दोनों टाइम पे जो आपने कॉल्स इन एरियर को डेबिट करा होगा उसमें मिस्टर एक्स का भी शेयर है। अब मिस्टर एक्स के शेयर्स तो कैंसिल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो कॉल्स इन एरियर एज एन अकाउंटेंट आपने बुक में डेबिट करा हुआ है, फर्स्ट कॉल के टाइम भी और सेकंड कॉल के टाइम भी, अब वो अकाउंट भी क्लोज करने का समय आ गया या टाइम आ गया, क्योंकि उस बंदे के शेयर ही कैंसिल कर दिए, तो उससे रिलेटेड कोई भी अकाउंट अब बुक में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब काहेगा कॉल इन एरियर? जब बंदे के शेयर ही कैंसिल हो गए तो अब उसके नाम का जो कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट करके रखा है बुक्स में उसे भी क्लोज करना पड़ेगा। कितना कॉल्स इन एरियर है उसका? 500 शेयर पे ना फर्स्ट कॉल का दिया ना सेकंड कॉल का दिया, तो 500 शेयर पे 2 और 2 4, 500 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए ये जो है उसके नाम से अभी भी बुक में डेबिट है, इसे खत्म करो तो उसे क्रेडिट किया जाएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर? अभी आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि मेरी पिछली वीडियो में जब मैंने कॉल्स इन एरियर के साथ हम डील कर रहे थे तो मैंने क्यों ये बड़ा स्ट्रेस किया था कि आप जब भी कॉल्स इन एरियर के साथ डील करें तो उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करने की कोशिश करें, है ना। बुक्स में जो आपके इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस हैं उसमें कॉल्स इन एरियर वर्ड को वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते। थियोरेटिकल पोर्शन आप देखेंगे तो उसमें आपका क्लैरिफिकेशन इसका मिल जाएगा कि वी कैन डील कॉल्स इन एरियर इन 2 ways, either by using कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने उस टाइम पे बताया था कि अच्छा रहता है कि अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट का यूज करें, क्योंकि जब शेयर को कैंसिल करने की बारी आएगी तो आसान हो जाएगा, जितना भी उसका जिसके शेयर कैंसिल हो रहे हैं उसका जितना भी अमाउंट पेंडिंग होगा वो एक ही अकाउंट से क्लोज होगा, क्योंकि वो क्रिएट भी एक ही नाम से किया गया होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, चाहे फर्स्ट कॉल का चाहे सेकंड कॉल का। इसलिए वहां पे कैंसिल जब करेंगे, जब शेयर को फॉरफिट किया जाएगा उस टाइम पे जब अकाउंट क्लोज करने की बात आएगी तो थोड़ी आसानी हो जाती है, हमें सिर्फ एक ही शब्द को इस्तेमाल करना है, टू कॉल्स इन एरियर्स, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो चाहे सेकंड कॉल का हो चाहे वो अलॉटमेंट का हो। इसलिए मैंने स्ट्रेस किया था, बाकी आपकी मर्जी है, आप दूसरा पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा पैटर्न यूज करते तो डेफिनेटली जो पैसा नहीं मिला होगा
वो कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट नहीं हुआ होगा, वो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से ही डेबिट होगा, और शेयर सेकंड कॉल वाला भी शेयर सेकंड कॉल के नाम से ही डेबिट होगा। तो जब खत्म करने की बारी आएगी तो उस टाइम पे क्लोज भी आप 2 अकाउंट करोगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, जितना मिस्टर एक्स का फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं मिला होगा। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और अच्छा समझता हूँ कॉल्स इन एरियर का इस्तेमाल करने में। तो मैं आपको वो उसी के लिए एडवाइस करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर का जो कंसेप्ट है मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब रहा हूँ, और अगर कुछ उसमें कमियां रह गई हैं तो प्लीज़ मेरे नोटिस में लेके आइए। मैं अभी बच्चा हूँ, मैंने ऑनलाइन का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आज स्टार्टेड, ये 5th वीडियो है। तो आप अगर आपको लगता है कि मैं अपने दिल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे आपसे भी कुछ उम्मीदें हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएंगे, इन्हें शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें दोबारा रीबर्थ, मेरा रीबर्थ है, मैंने आपको अभी वो वीडियो में बताया नहीं था, अभी मैं डिस्क्लोज़ करूँगा नहीं उसको, बहुत जल्दी मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरा रीबर्थ इन एजुकेशन है। वैसे तो कॉमर्स अपने आप में रीबर्थ इन एजुकेशन है। कॉमर्स को 11th में ऑप्शन में लेना अपने आप समझ लीजिए कि एक नई दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं, जहां आपके सपने पूरे करने का जो रास्ता है वो कॉमर्स बन सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो 10th में अपीयर कर रहे हैं उनको सजेस्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए हक से कि अगर ज़िंदगी में आपने मल्टी बिलियनरी बनने की कोई चाहत है तो वो एक ही सब्जेक्ट उसमें आपको लेके जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स, जिसका टोटल हर चीज इज रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक्स आपको बचाना सिखाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस और मैनेजमेंट, आपको बिजनेस के गुर और मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, और आपको पता ही है कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। और अकाउंटेंसी, ये तो अपने आप में एक दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। सिर्फ 2 ही शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और कब डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है, इसको गाइड करने के लिए सिर्फ 3 रूल्स हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज आज के टाइम और आने वाले टाइम में भी। इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज, और कितनी आसान है, 2 शब्द, डेबिट और क्रेडिट, और 3 रूल्स। अगर आपको याद हो, इंग्लिश जो आज तक पल्ले नहीं पड़ती ढंग से, कितनी बारी हमें चीज़ों को पता होता था पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे इंग्लिश में, तो टीचर किताबा भी चाट देते थे, होता था ना। मैंने तो बहुत मार खाई है इंग्लिश के चक्कर में बचपन में, कभी स्पेलिंग गलत हो जाने। मैं तो 8th क्लास तक बजट को बडगेट कहा करता था, और फिर मेरे को 8th में जाके करेक्ट किया, इट इज़ नॉट बडगेट, इट इज़ बजट। तो वो भी हमने सीख ली, क्योंकि हमें लगता था यार बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसके बिना हम कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। तो वो लैंग्वेज भी सीख ली जिसमें 26 अल्फाबेट्स हैं, और रूल्स का तो छोड़ ही दो आप, अनगिनत रूल्स हैं। वो लैंग्वेज भी आपने सीख ली। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि इंग्लिश से भी जबरदस्त एक लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज, एक सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या आप सीखना चाहोगे? तो आप थोड़ा डरोगे, क्योंकि इंग्लिश ने पहले ही बहुत डराया आप कोई नई भाषा सीखने के लिए, पर आपको लगेगा ये तो पैसे की भाषा है, ये तो बाजार की भाषा है, ये सीखने की कोशिश की जा सकती है। कितने शब्द हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? 2, डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स 3। यार ये तो अलादीन का चिराग आपके हाथ में लग जाता है उस टाइम पे, जब आपको इतनी सी बात समझ आ जाती है कि अकाउंटिंग, पूरे वर्ल्ड में जहां भी अकाउंटिंग की बात आती है
तो दो ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। अभी आप ये कह रहे होंगे कि यार ये शब्द सुने सुने हुए लगते हैं। आप रिचार्ज करवाते हो, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। किसी ने आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, आपको मैसेज आया था योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ये शब्द आम जन जन तक पहुंच चुका है, लोग यूज कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसी भाषा में की जा रही हैं, बट सीखने की इच्छा नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है। और हमें तो मौका मिलता है 11th में, जब हम अकाउंटिंग लैंग्वेज को उस फील्ड में कदम रखते हैं। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट अगर आप समझते हैं, तो जब तक ये गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर हैं, तो पैसे अगर कमाना आपको इंपॉर्टेंट लगता है, नहीं कमाना तो इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैलकुलेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जब तक ये टैक्सेशन सिस्टम चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अकाउंटेंट जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कमांड हो, तो वो पैसे से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। ये तो एक पार्ट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज तक दिया जाता है, इंटरेस्ट की बात है, यू कैन गो अप टू नोबेल एंड बियॉन्ड। और मैनेजमेंट, वो तो अपने आप में अ वंडरफुल आर्ट ऑफ लिविंग है। वो तो जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, मेरी बड़ी पुअर रही है, बट जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है वो तो कमाल होते हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी। ये थोड़ा मैंने पर्सनल टच डाल दिया, थोड़ा सा कॉमर्स 11th प्रमोट होगी, पर ये दिल से निकली हुई बातें हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी चाहत है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि द माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। 10th तक तो पता नहीं था, फिजिक्स भी डाले जा रहे थे, केमिस्ट्री भी डाले जा रहे थे, मैथ भी डाले जा रहे थे, मैं इनको बुरा नहीं कहता हूं, है ना, पर मैथ से डर लगता है, मुझे तो लगता था, क्योंकि रटना, मेरा माइंड शायद वैसा बना नहीं था, यार कोई चीज रट लो, जब तक समझ नहीं है आगे नहीं बढ़ना है। क्यूरियस माइंड, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते, परखते हैं। तो ऐसे माइंड्स को मैथ थोड़ा सा, जब वो फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पूरा आजकल तो सारा स्ट्रक्चर ही मैथ की वजह से है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही होता है सब कुछ। आई एम नॉट सेइंग, पर मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मुझे मैथ से डर लगता था, और ये बात मैं उन सब बच्चों को कहना चाहता हूँ जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा यकीन मानिए कॉमर्स में सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है, उतना ही मैथ्स है, उससे ज़्यादा मैथ्स नहीं है। मैंने तो खुद मैथ्स से डर के, मैं तो ढूंढ रहा था, मैंने तो बाय चांस कॉमर्स चुन लिया। मैं सोच रहा था कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जिसमें मैथ से पीछा छूट जाए, देन किसी ने कॉमर्स बताया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बहुत खूबसूरत दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ, ये मैंने रख दिया है। आई वॉज टोटली अनअवेयर। ये तो 12th के रिजल्ट के बाद जाके मेरा भ्रम किसी ने तोड़ा, कि जब मेरे को जर्नलाइजिंग में मैंने रटा हुआ था, जर्नल एंट्रीज रटी हुई थी, तो कोई सीए कर रहे थे भैया, उन्होंने मेरे से एक एंट्री पूछी, मैंने रटी हुई थी, मैंने बता दी, उन्होंने रूल्स पूछे, मैंने कुछ उल्टा ही बता दिया, उन्होंने मुझे बोला यार तो लैंग्वेज तो तेरे को आती है, बात तो सीए बनने की कर रहा है, तो भाई ऐसा कर, इतना बुरा हाल अगर तेरा लैंग्वेज में है ना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, तो तू सिंपल ग्रेजुएशन कर। ये बात मुझे चुभ गई थी उस टाइम पे, क्योंकि बेसिकली आई वॉज इंटेलिजेंट, ये शरारती माइंड था, थोड़ा सा क्यूरियस, तो सोचा, फिर चुभ गई बात, यार हद होगी, कहाँ प्रॉब्लम है। 2 साल 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो तो थियोरिटिकल था, समझ आता था आसपास, मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस पढ़ा, अकाउंटिंग रटा हुआ था, लैंग्वेज पे कमांड नहीं थी, बाकी सारा प्रोसेस माइंड शार्प। अब समझ में आया, तो फिर कहाँ, किस बात के लिए पीछे मुड़ जाऊं, सिर्फ एक लैंग्वेज सीखी नहीं हुई, बस 12th के बाद 1-1.5 महीना लगा होगा, मैंने अपनी 11th की बुक निकाली,
मैंने एक एक लाइन पढ़ी इंग्लिश पे, मतलब इतना ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, मतलब इतना कि समझ आ जाता था नॉर्मल इंग्लिश, है ना। तो बस ऊपर से लगन थी कि सीखनी है ये लैंग्वेज, है क्या ये डेबिट और क्रेडिट। और जैसे ही आप मानो, यकीन मानोगे कि जैसे ही वो रूल्स समझ में आए, अब एंट्रीज तो हर एक चैप्टर की रटी हुई थी ना, माइंड फास्ट, कैलकुलेशन अच्छी है। जैसे ही वो बीच में मिसिंग था वाई डेबिट एंड वाई क्रेडिट, जैसे ही उसने ब्लिंक किया, पूरा सिलेबस ऐसा कि यार ये तो सब मुझे आता है। मैंने अगले सेशन से 11th एंड 12th वालों को ट्यूशंस देना शुरू कर दी। वहीं से मेरे टीचिंग कैरियर का स्टार्ट हो गया। मैं इसको, और मेरे पापा की डेथ हुई थी अक्टूबर महीने में, अप्रैल में पेपर थे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्मी स्कूल मामून कैंट। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ आर्मी स्कूल मामून कैंट। तो ऐसे मेरा तो अचानक हो गया मैथ से डरने की। उसके बाद मेरे बुरे से बुरे वक्त में एक ही चीज ने मेरा साथ दिया, ये मुझे जो बाय मिस्टेक गलती से मैथ से बचने के लिए जो लैंग्वेज मैंने सीख ली थी, वही मेरे सर्वाइवल, मेरी ग्रोथ का कारण बन गई। और अब दोबारा भी मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है मेरा टीचिंग कैरियर, मगर अभी भी अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है तो ये भाषा है जिस भाषा ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार, यू आर ए कमांडर इन दिस लैंग्वेज एंड दिस इज ए, तेरे साथ कुछ भी हो गया लाइफ में, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, दैट इज योर पर्सनल फाइट, उसको साइड पे रख। यू आर ए टीचर, तेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तेरी जिम्मेदारी है। एक जो अलादीन का चिराग तेरे हाथ में है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये लैंग्वेज सिखा के मरना है, अगर मरना भी है तो। नहीं मिलते ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन सिखाना शुरू करो। तो ये हिम्मत, ये सरस्वती माता की बहुत कृपा है मेरे पे, भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद है कि मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे उम्मीद है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस काम की हैं, जो सच में इस भाषा को सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो और ट्यूशन फी देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं 12th के, या अकाउंटिंग लैंग्वेज 11th अकाउंटिंग लैंग्वेज और 11th वाला जो अकाउंटिंग है, इसको मैंने अभी थोड़ा साइड पे किया है क्योंकि फ़ोन काफ़ी लेट, 8 महीने के बाद ये फ़ोन मैंने अरेंज कर पाया हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एक टारगेट लिया है दोबारा। 7-8 साल तो भटकाव में निकल गए, अब दोबारा टारगेट लिया 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी 12th। तो ज़्यादा फोकस अब उस पर है, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी, प्लीज़ आप वीडियोस के साथ इन्वॉल्व हों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सफुल हों, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाएँ, जो 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 इस मतलब पर्पस सॉल्व हो पाए। और बढ़िया टेक्नोलॉजी और सिस्टम के साथ अगर हम वीडियोस बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा आप लोगों की और हमारे लिए भी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे अपने नितिन सर को। तो वेलकम टू नितिन्स क्लासेस, हार्टली वेलकम टू यू ऑल, लव यू ऑल।